केमिस्ट्री क्लासरूम। टू कंटिन्यू विद बायोमोलिक्यूल्स, हमारा आज का टॉपिक है हार्मोन्स। बिगनिंग में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, हार्मोन्स क्या होते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। अब ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, डक्टलेस। क्या मतलब है इसका? सभी के घरों में किचन गार्डन में पानी देने के लिए पाइप होगी, है ना। आप लोग उसको टैप के साथ लगाते हो और उस पाइप को जहां तक आपको लेके जाना है वहां तक आप पहुंचा देते हो। तो दैट पाइप इज अ डक्ट, लॉन्ग लेंथ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सिक्रीशन जो ओपनिंग के आगे लंबी डक्ट हो, ठीक है ना, तो दैट इज विद डक्ट। तो डक्टलेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये हमारी स्किन और स्किन के अंदर ये थैली सी ऐसे रखी हुई है और इसके मुंह की ओपनिंग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर है। इट इज ओपनिंग ऑफ दिस ग्लैंड इज डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। डक्ट नहीं है कि यहां से सोर्स में से ये जनरेट हुई, फिर ये एक लंबी पाइप लगी हुई है जो सीधे ऑर्गन तक जाके यहां पे सप्लाई करेगी, ठीक है। जैसे वाटर सप्लाई का बड़ा सा टैंक, दैट इज द सोर्स। वहां से पाइप्स कहां, पहाड़ के ऊपर वो टैंक बना होता है और आपके घरों तक सप्लाई पहुंचती है। तो वो जो पाइप्स आपके घर तक पानी को पहुंचा रहे हैं, दोज आर डक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट पानी के टैंक से पानी लेते हैं, दैट विल बिकम डक्टलेस सोर्स, राइट। तो यहां पे डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट वो जितना सा सोर्स है, वो थैली सी है, उसी में से सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो these are the chemical substances which are produced by ductless glands in the body. These are carried to different parts of body by the blood stream. पूरे ब्लड के, हमारे ब्लड का जो सप्लाई है पूरी बॉडी में रहती है, राइट। तो जैसे ही बॉडी के जिस भी पोर्शन के अंदर से हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच ही जाएगा, राइट, एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शंस, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स एज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो भी मैसेज है, दे आर नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। इनको बोलते हैं हार्मोन्स। They are also known as chemical messengers. Okay. Now, where is the control of secretion of hormones in mammals? Mammals, human beings, जितने भी animals हैं, जिनको आप mammals की कैटेगरी में डालते हैं, they are having hairs on their body. They do not lay eggs. Mammals की properties रहती हैं ये, ठीक है. They give birth directly to their young ones. तो वो सारे के सारे mammals, उनके अंदर control of secretion of hormones कहाँ पे होता है? Yes, this is at anterior lobe of pituitary gland. और pituitary gland कहां पे प्रेजेंट होती है? It is at the base of brain. Brain जैसे यहां तक खत्म हो गया, तो इस पोर्शन में there is present pituitary gland. मैं कोशिश करूंगी कि ग्लैंड्स की मेरे पास कोई इमेजेस होंगी तो मैं वीडियो के अंदर उनको जरूर शेयर करूंगी। पाटेकर की आई थिंक क्रांतिवीर शायद, तो उसमें वो बार बार अगर कोई उसके सिर पे हाथ लगाता है तो वो कहता है कि इधर नहीं मारना, इधर छोटा दिमाग होता है, और जोर से लग जाए तो बंदा मर भी जाता है। आई डोंट मेमोराइज द नेम ऑफ मूवी, बट इट वॉज नाना पाटेकर्स डायलॉग। तो लिटरली पिट्यूटरी ग्लैंड को छोटा दिमाग भी बोलते हैं। बड़ा दिमाग जो आपकी स्कल के अंदर है और ये उसी का छोटा पार्ट है। इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये सभी की सभी ग्लैंड्स को, दिस मास्टर ग्लैंड, इट कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स विच सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स। बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर फॉर वेरियस फंक्शंस, तो उनको ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे पता चलेगा कि अभी इंसुलिन चाहिए? पिट्यूटरी ग्लैंड को पता होता है कि बॉडी के अंदर अब कौन सी चीज आई है और अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए किस हार्मोन की जरूरत है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि अब वेसोप्रेसिन हार्मोन की जरूरत है? इट विल बी कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। जब किसी की डेथ होती है तो क्या होता है? बायोलॉजिकल डेथ किसको बोलते हैं? इज इट
स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट और वर्किंग ऑफ ब्रेन. यस, इट इज बायोलॉजिकल डेथ इज डेथ ऑफ ब्रेन. जब ब्रेन की डेथ होती है देन इट इज डिक्लेयर्ड दैट द पर्सन इज बायोलॉजिकली डेड नाउ. सो इवन हार्ट बीट को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. तो ये ब्रेन का ही स्पेशलाइज्ड पार्ट है और इसका काम है वेरियस हार्मोन्स को कंट्रोल करना. और अभी आप देखोगे जब मैं हार्मोन्स के फंक्शंस आपको बताऊंगी, यू पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन और वो आगे बाकी हार्मोन्स को बता रहा है किसने क्या काम करना है. चाहे आपकी हार्ट बीट है, चाहे किडनी ने पानी को फिल्टर करना है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स की डाइजेशन है, चाहे आपकी ग्रोथ है, हर चीज हार्मोनल कंट्रोल होती है. ठीक है. These hormones are transported to other glands. जो एंटीरियर लोब से हार्मोन जनरेट होगा वो हार्मोन डिफरेंट ग्लैंड्स तक पहुंचेगा, लाइक एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड, सेक्स ग्लैंड्स, टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स. ठीक है. अभी देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां पे होता है? ये किडनी के बिल्कुल ऊपर, किडनी के बिल्कुल ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है. तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और इनर साइड मेडुला. ठीक है, आगे मैं बात करूंगी उसके बारे में. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स इट इज बिल्कुल ऐसे जैसे किडनी ने कैप पहन ली, उसके बिल्कुल ऊपर होती है छोटी सी ग्लैंड. थायराइड, बहुत से लोग हैं जो थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, इज इट हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव. तो थायराइड ग्लैंड दैट इज इन योर नेक, इधर इस एरिया में होती है थायराइड ग्लैंड. सेक्स ग्लैंड्स मेल्स के अंदर इन देयर टेस्टिस एंड इन फीमेल्स ओवरीज आर द ओरिजिन ऑफ सेक्स ग्लैंड्स. अलावा थायराइड से इंसुलिन, देन पेनक्रियास, इट ऑल्सो रिलीजेस सर्टेन हार्मोन्स. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वो मैसेज जिस पर्टिकुलर ग्लैंड के लिए होगा, आइदर इट विल बी फॉर एड्रिनल, थायराइड, सेक्स ग्लैंड, जिसके लिए भी होगा वो ग्लैंड अपना काम करना शुरू कर देगी. यहां से इंडिकेशन आएगी, इट विल कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड. ठीक है. ओके. विथ ग्रोइंग एज, जब आप बिलो 13-14 एज में रहते हो, आपकी बॉडी के हार्मोन कुछ और जैसे काम करते हैं. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो 20s में, 30s में, हार्मोन्स कुछ और काम करते हैं. एंड आफ्टर 40-45 हार्मोन्स की एक्टिविटी में चेंज आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्पेशली फीमेल्स के अंदर आती हैं और लेटर स्टेज के अंदर आफ्टर 45 और प्लस ईयर्स डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं गो फॉर हार्मोनल टेस्ट वेदर देयर इज इम्बैलेंस. ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं. लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. देखो स्ट्रक्चर के बेस पे हम इनको 3 पार्ट्स में बांटते हैं. एक जिनका स्ट्रक्चर स्टीरॉयड जैसा होगा, दे आर कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन्स. दूसरे हैं प्रोटीन और हम इनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स. और तीसरे हैं एमीन हार्मोन्स. तो नाम से ही पता चल रहा है इनके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस होगा, इनके अंदर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. आपको याद है जब मैंने प्रोटीन्स करवाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वहां पे नीड आवर बॉडी के अंदर मैंने बताया था दैट प्रोटीन्स दे आर यूज्ड एज हार्मोन्स, दे एक्ट एज हार्मोन्स इन आवर बॉडी. तो दीज आर द हार्मोन्स. कौन कौन से अभी मैं बताऊंगी आपको. तो तीसरे हैं एमीन, इनके अंदर एमीन फंक्शनल ग्रुप होगा. ठीक है. स्टीरॉयड हार्मोन, ये रहा स्टीरॉयड न्यूक्लियस. ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है दिस इज साइक्लोहेक्सेन and this is 1 2 3 4 5, this is cyclopentane, right? तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस क्या है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ 4 रिंग्स. 4 रिंग्स के अंदर 3 रिंग्स कौन सी है? साइक्लोहेक्सेन. और 1 रिंग कौन सी है? साइक्लोपेंटेन. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. अब हार्मोन के हिसाब से कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, कहीं पे कोई. तो दिस इज द बेसिक, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स. तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल्स जैसे सेक्स हार्मोन्स, मेल फीमेल दोनों ही आ जाएंगे. एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स. दूसरे हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स. तो दे कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जैसे ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड इंसुलिन.
they are protein hormones or polypeptide hormones. Then amine hormones, these are water soluble compounds और इनको derive किससे करते हैं? अमाइनो एसिड से. इसलिए इनके अंदर NH2 means amine ग्रुप रहता है. तो ये थे हमारे पास 3 तरह के हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. तो अमीन हार्मोन्स की एग्जांपल्स देखिए, एड्रेनालिन एंड थायरोक्सिन. ओके, हैव अ स्क्रीनशॉट. ये रहे इनके स्ट्रक्चर्स और अब हम इनका ऑर्गन ऑफ ओरिजिन और इनके फंक्शंस उसके बारे में बात करते हैं. नाउ लेट्स स्टडी सम एग्जांपल्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, तो जो हमने 3 स्ट्रक्चर्स किए थे 1 by 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से एग्जांपल्स हम उनको पिक करेंगे. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर था हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स. तो लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स. तो स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले है सेक्स हार्मोन्स. ओके, तो आप लोगों ने जब स्टीरॉयड हार्मोन्स की एग्जांपल्स लिखी थी, आपने वहां पे लिखे थे सेक्स हार्मोन्स एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स. तो उन्हीं की हम एग्जांपल्स यहां पे करेंगे. तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स. टेस्टोस्टेरोन, दिस इज अ मेल सेक्स हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स. ये भी फीमेल और ये भी. टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन. इट इज सिक्रीटेड बाय टेस्टिस और इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, तो अगर ये हार्मोन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इफ इट्स सिक्रीशन इज ओवर और हाइपर, देन देयर विल बी सम डिफॉर्मिटीज इन सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल्स. सो सेकेंड इज एस्ट्रोजन्स. It's a female sex hormone secreted by ovaries, right? तो ओवरी से सिक्रीट होता है और इसका काम क्या है? These are both working on the same track. उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और इसमें फीमेल. It controls the development and normal functioning of female sex organs. Then progesterone, it is secreted by corpus luteum. It controls the development and maintenance of प्रेगनेंसी. ये वो हार्मोन है, अगर इसकी सिक्रीशन नहीं होगी फीमेल की बॉडी के अंदर, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट. प्रेगनेंसी अटेन नहीं होगी इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन. तो अगर किसी फीमेल के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर सबसे पहले इसी हार्मोन का टेस्ट करते हैं. और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इफ दिस हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन इज नॉट बीइंग सिक्रेटेड इन द बॉडी, सो इसकी मेडिसिन प्रोजेस्टेरोन ओरली दिया जा सकता है. इट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. लेकिन बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि मैक्सिमम आपने सुना होगा कि स्टीरॉयड्स हैं. बिल्कुल हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है? स्टीरॉयड जैसा. स्टीरॉयड जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन एक केमिकल बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है और दूसरा हम बिल्कुल लेबोरेटरी में बॉडी के अंदर भेज रहे हैं. तो बॉडी को उसकी हैबिट नहीं है. ठीक है, तो ये नेचुरल है और दूसरा हम बिल्कुल सिंथेटिक केमिकल्स बॉडी के अंदर भेजेंगे. वो जस्ट मैच करते हैं, दे जस्ट रिजेंबल, उसके जैसे दिखते हैं. वो पर्टिकुलर प्रोजेस्टेरोन नहीं है. इट रिजेंबल्स दैट, कि जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम वैसा ही हमने बना दिया. ठीक है, सो अब कॉर्पस ल्यूटियम ओवरीज के अंदर, जैसे ये वाला हार्मोन है ओवरी सिक्रीट करती है, तो फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, राइट? तो ओवरीज के अंदर एक सेल्स का, आपको पता है बेसिक यूनिट इज सेल, तो सेल्स का एक क्लस्टर रहता है. उसी क्लस्टर ऑफ सेल, वहीं से, उसी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और वहीं से हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 months, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि कंसीव से लेके जब तक बर्थ नहीं हो जाता, वो पूरा 9 month का जो स्पैन है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. नेक्स्ट, दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स. नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स, मैंने आपको बताया
कि जैसे यहाँ आपकी बॉडी के अंदर ऐसे किडनी बनी होती है ना, तो उसके ऊपर ना ऐसे कैप्स ही लगी होती है। तो दिस इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स में से निकलता है कार्टिसोन। दिस इज द हार्मोन कार्टिसोन। इट इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड दो उसके पार्ट हैं, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स और अंदर क्या रहता है, मेडुला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड के बाहर वाले पोर्शन से काम क्या है इसका, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। एंड यस, बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस, कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी। ये हार्मोन उस चीज को कंट्रोल करता है, आपको प्यास कब लगती है, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर हार्मोन आपके ब्रेन को इंडिकेशन भेजता है कि बॉडी के अंदर पानी कम है। तो ब्रेन के अंदर जो सेंसर पॉइंट्स होते हैं, थर्स्ट का होता है, हंगर का होता है, तो वो वहां पे प्रिक होता है कि आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जो हम पानी पीते हैं वाटर का बैलेंस भी रहता है और जो मिनरल्स हैं उनका भी बैलेंस रहता है। समटाइम आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है नमकीन खाने का दिल करता है, मीन्स आपकी बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हो गई है। समटाइम्स मीठा खाने का दिल करता है। ठीक है, मोस्टली जब हम फास्टिंग पे होते हैं, हमने फास्ट रखा होता है, तो दिल करता है कुछ मीठा खाएं। रीजन, हमारा ब्रेन बोलता है कि मीठे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, विच इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो डायरेक्ट सोर्स है वो एनर्जी का, तो मीठा खाइए। हमारे जो कुछ मिथ्स भी ऐसे हैं, फास्ट रखा हो तो आलू खाते हैं, आलू में क्या है, स्टार्च, किसमें कन्वर्ट होगा जल्दी से जल्दी, ग्लूकोज में। ठीक है, तो मोस्टली फास्ट के अंदर मीठी मीठी चीजें ही खाते हैं और जो नमकीन खाते हैं दैट इज आलू, पोटैटोज। अब नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। नेक्स्ट बी टाइप पेप्टाइड हार्मोन्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे पास हैं 3, 4 हमने पहले कर लिए, तो मैं इसको नंबर 5 दे रही हूं। ठीक है, तो पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड इट इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ and releases milk from mammary glands. प्रोजेस्टेरॉन की हमने बात की थी, that is required for the maintenance of pregnancy. लेकिन जब बच्चे का जन्म होगा, when a child will get birth, बॉडी से बाहर आने के लिए पेल्विक गर्डल की बोन्स खुल जाती हैं। ठीक है, यूट्रस के सराउंडिंग देयर इज अ केज ऑफ बोन्स, और वो बोन्स हार्मोनल कंट्रोल है। इस तरीके से सिर्फ ऑपरेट करके ही आप हड्डियों को इधर उधर कर सकते हो, बट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, मदर नेचर कंट्रोल्स इट, एंड हाउ दोज बोन्स दे फॉर्म अ वे, दे फॉर्म अ ट्रैक, वो रास्ता बनाते हैं बच्चे के दुनिया में आने के लिए। यूट्रस से बेबी बाहर, अब कितने टाइम तक ग्रो होते 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 यूट्रस जो है वो कितना फूल चुका होता है, लाइक अ बैलून। इट इज लाइक अ बैलून, जब उसमें हवा नहीं भरी है। ठीक है, उसमें हवा भरते जाओ बैलून फूल जाता है ना, बिल्कुल सेम तरीके से यूट्रस भी लाइक अ बैलून जिसमें हवा नहीं है। एंड व्हेन ग्रोथ ऑफ अ बेबी स्टार्ट्स, बेबी ग्रो करता जाता है और यूट्रस के अंदर बेबी की ग्रोथ यूट्रस को फुला देती है लाइक अ बैलून। अब बैलून पूरा फूला हुआ है, बेबी उसके अंदर ग्रो कर गया। अब जब बेबी बाहर चला जाएगा, गर्डल्स की बोन्स खुलेंगी, बेबी दुनिया में आ गया। नाउ व्हाट अबाउट यूट्रस, वो तो बिल्कुल उसकी शेप चेंज हो चुकी है। 9 मंथ तक वो धीरे 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 बैलून की तरह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब वापस उसको पहले वाली कंडीशन में लाना है, अदरवाइज अंदर डिफॉर्मिटी नहीं आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन दिस पर्टिकुलर हार्मोन, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ मदर नेचर दैट वो यूट्रस बिल्कुल अपनी पहली फॉर्म में आ जाता है, एंड इट इज डन बाय दिस हार्मोन। अब आप सोचिए, अगर ये हार्मोन ना होता, तब यूट्रस को अपनी पहली कंडीशन में लाने के लिए कितनी मुश्किल होती।
सेल्स की इलोंगेशन होती जाती है उन सेल्स को वापस अपनी जगह पे लेके आने के लिए। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ओनली नेचर कैन अंडरस्टैंड इट। हमारे पास सिर्फ हार्मोन्स का है कि ये हार्मोन इस काम को करता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो वो एक्सपैंड हो चुका है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर छोटा सा चाइल्ड। तो अब जब वो दुनिया में आ गया तो यूट्रस अपनी जगह पे एकदम से नहीं जाता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मंथ्स, कुछ महीने लग जाते हैं उसको वापस अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। सेकंड, इसी हार्मोन का काम ये रहता है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो अब उसको एकदम से तो वो खाना नहीं खाएगा, उसको तो फीड चाहिए और फीड उसको उसकी मदर से मिलेगी। तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की जनरेशन, उसकी सिक्रीशन आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, इट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हार्मोन। और बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म के बाद मदर की मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होती हैं, मिल्क उनमें से नहीं आता है। तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो लैक्टोजन टाइप कुछ ऐसा पाउडर वाला मिल्क होता है मार्केट के अंदर, वो रेकमेंड करते हैं कि आप बच्चे को ये दे दीजिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मिल्क नहीं आया है मीन्स दिस हार्मोन इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बॉडी के अंदर जब भी कोई डिफॉर्मिटी आएगी कोई ना कोई हार्मोन उसका जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इट इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज। ठीक है, किडनीज हमारे फिल्टर करने का काम करते हैं। आप लोग पानी पीते हो जल्दी से फिल्टर हो जाता है, फिर आपको यूरिनल के लिए जाना पड़ता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट इज कंट्रोल्ड बाय वेसोप्रेसिन। ठीक है, कि किडनीज के अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये इसका काम है, वो इसका डिपार्टमेंट है, ये देखेगा। इंसुलिन इट इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज, राइट। और पेनक्रियाज में से ये हार्मोन सिक्रीट होता है और इसका इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा जरूरी है नॉर्मली लेटर एजेस के अंदर जब शुगर हो जाती है। तो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड मेंटेन्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जितना होना चाहिए कौन चेक करता है, इंसुलिन भाई साहब। ये देखते हैं ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अगर फिर ये काम ना करे तो ग्लूकोज तो डाउन बन जाएगा, जहां दिल चाहेगा वहां जाएगा, मेटाबॉलिज्म उसकी होगी नहीं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज नहीं होगी तो ग्लूकोज एज इट इज बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू यूरिन। ठीक है, तो जब भी हम लोग शुगर का टेस्ट कराते हैं तो पहला टेस्ट तो यूरिन से ही होता है, बाकी तो बाद की बातें हैं। फर्स्ट टेस्ट तो यूरिन से ही होता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर देंगे या बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट कर देंगे, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाता है कि यस इसके अंदर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है, मींस इंसुलिन इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। तो बेस्ट तरीका तो ये है, पेनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए डेली 30 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए। यू मस्ट वॉक 30 मिनट्स डेली, शुगर विल बी कंट्रोल्ड। दूसरी बात, अगर हमें पेनक्रियाज को हेल्दी रखना है, जो भी आप डाइट सप्लीमेंट्स लेते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उनके अंदर ग्लूकोज वाला कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स वाला कंटेंट थोड़ा कम हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एमीन हार्मोन्स, जिनका स्ट्रक्चर में एमीन वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो उसका सबसे पहला एग्जांपल एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसका पहला नाम होता था एपिनेफ्रिन एंड नाउअडेज इट इज नोन एज एड्रेनालिन। तो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। मैंने बताया था ना, एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। तो मेडुला से जनरेट होता है। अब देखो इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है, इट इंक्रीजेस पल्स रेट एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। आपका बीपी घटता है बढ़ता है इसकी मेहरबानी से, तो अपनी किडनीज को भी हेल्दी रखिए। इट इंक्रीजेस पल्स रेट एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, इट रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट्स इन इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी कौन सी है, किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया? नहीं, जब हम फास्टिंग पे होते हैं, जब हम खाना नहीं खाते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि हमें खाना मिला ही नहीं, उस कंडीशन के अंदर ये जो
पर्टिकुलर हार्मोन है एड्रेनालिन, ये देखता है कि बाहर से तो कोई इनटेक आई नहीं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो रहा है और बॉडी को फ्यूल चाहिए। क्या करें? जो स्टोर करके रखा है ना लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज, एनिमल स्टार्च, ये वहां से थोड़ा सा निकालता है और ब्लड में फेंक देता है। चलो भाई आप अपना काम चलाओ। और सबसे पहले जब हम लोग फास्टिंग पे होते हैं या खाना नहीं खाते हैं, सबसे पहले बॉडी के कार्बोहाइड्रेट खत्म होते हैं। मींस लिवर के अंदर जितना भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड होगा दैट विल बी कंज्यूम्ड। आपने 10 दिन खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी का सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। सेकंड नंबर आता है लिपिड्स का। दूसरे नंबर पे बॉडी के फैट कंज्यूम होने शुरू हो जाते हैं। आप खाना नहीं खा रहे हो या कह लीजिए कि खाना नहीं मिला, कोई ऐसी कोई आपदा आ गई, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गई, खाना नहीं मिला, तो सेकंड नंबर आएगा लिपिड्स का, बॉडी के फैट्स खत्म हो गए। तीसरे नंबर पे आती हैं प्रोटीन्स। बॉडी में प्रोटीन्स भी तो स्टोर रहती हैं, प्रोटीन्स। और जब बॉडी की प्रोटीन्स खत्म हो जाए तो बंदा फिर कोमा शेप में हो जाता है, कोमा में चला जाता है, अब बॉडी में बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, सो खाना जरूर खाएं, फास्टिंग कम करें, सो दैट आपके ये हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर काम करते रहें। सो इट रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट्स इन इमरजेंसी। नेक्स्ट लास्ट हार्मोन इज थायरॉक्सिन, और ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसके अंदर से सिक्रीट होता है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब देखो, अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, दो बातें हैं, या तो वो ज्यादा काम कर रही है तो हम उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव, इट इज हाइपर एक्टिव, या फिर कम करेगी तो इट इज हाइपो एक्टिव। जितनी सिक्रीशन उसको करनी चाहिए वो नहीं कर रही, जितनी करनी चाहिए उससे ज्यादा कर रही है, इट इज हाइपर एक्टिव। चाहिए किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर इसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी तो वेट लूज हो जाता है, और अगर इट इज हाइपो एक्टिव तो वेट गेन हो जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो एबनॉर्मल तरीके से मोटे होने शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं गेट योर थायराइड टेस्ट, थायराइड टेस्ट करवाइए, बड़ा है या घटा है। सो ये सारी की सारी चीजें इंटररिलेटेड हैं, एक हार्मोन का फंक्शन दूसरे को अफेक्ट करता है। अगर हम मेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, तो आफ्टर द एज ऑफ 13-14 दोनों के अंदर ही चेंजेस आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे पता चलता है दैट सेक्स हार्मोन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स दे आर वर्किंग प्रॉपरली। मेल्स के अंदर वोकल कॉर्ड हैवी हो जाती है, साउंड चेंज हो जाती है बॉयज के अंदर, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स का साइज चेंज हो जाता है। देन जितने भी पेल्विक पार्ट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहां पे हेयर्स की ग्रोथ आ जाती है। सो फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर देयर इज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और अगर किसी फीमेल के अंदर अप टू एज ऑफ 13 और 14, मैक्सिमम 18 ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, दैट इज इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। और अगर ये साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, देन there will be a major problem for conceiving. There will be no pregnancy, no chance of pregnancy. So menstruation, it clears. Menstruation से ये पता चलता है that all the sex organs of reproductive system, they are working properly. Uterus is healthy because that secretion comes from uterus. ओवरी से जो सिक्रीशन है वो आफ्टर अ साइकिल ऑफ 28 और 30 days that has to be thrown out of the body. So hormones, they don't have brain, they don't have body, but they are very very wise और अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम बाहर से इनटेक्स ऐसी लेनी शुरू कर देते हैं जिनकी उनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता हो इनमें से किसी भी हार्मोन के साथ। हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली that can lead to imbalance of hormones. So be careful whenever you take any medicine. Medicine कम से कम खानी चाहिए. Be careful whenever you get any medicine. Okay. Next देखते हैं vitamins. Okay.
अगर मैं इसके नाम को तोड़ूं, दिस इज वाइटामिन्स, ठीक है। पहले इसको ऐसे लिया जाता था, वाइटामिन्स पहले, अभी नहीं, नाउ अ डेज नॉट, इट वॉज वाइटामिन्स। तो इसको हम ब्रेक करें तो इट वॉज वाइटल एमीन्स। तो इसके अंदर एमीन ग्रुप होता है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड कि जैसे जैसे और वाइटामिन की डिस्कवरी होती गई तो हर विटामिन के अंदर एमीन ग्रुप नहीं है। देर इज नो एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप आप जानते हो NH2। देर इज नो एमीन ग्रुप इन ऑल द वाइटामिन्स। सो कुछ एक में था तो इसको E को हटा दिया गया एंड इट बिकेम एमाइन से हो गया मीन्स, ठीक है। और मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो मैं इसको लिखूंगी नाउ इट इज वाइटल, वाइटा स्टैंड्स फॉर वाइटल एंड मीन्स मिनिमम। दीज आर वाइटल बट रिक्वायर्ड इन मिनिमम अमाउंट। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जग भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा। Vitamins, they are vital, very important for the body but required in small amount, minimum amount, right? So these are vitamins. हैं क्या? These are the organic compounds which cannot be produced by the body and must be supplied in our diet. क्यों चाहिए? To perform specific biological functions for normal health, growth and maintenance. They cannot be produced by the body. With one exception. एक एक्सेप्शन है। कौन सा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी बना सकती है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी? यस, विटामिन डी, और इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये सनलाइट ऐसे नहीं सोचनी जब सूरज ढल रहा है तो बाहर बैठ जाओ जाके, या सूरज निकल रहा है तो बाहर बैठ जाओ जाके। सनलाइट इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी की बोन्स तक हीट को महसूस हो सके। तो अगर आप सर्दियों के दिनों की बात करें तो आपको एटलीस्ट 10 AM से लेके 2 PM ये बीच का टाइम लेना चाहिए, जब सन जो है वो फुली ग्लो कर रहा है, फुल सनशाइन आपको मिलना चाहिए, तब ये विटामिन डी बनेगा। ऐसे नहीं सोचना सुबह 5 मिनट बाहर खड़े हो गए, अभी सूरज निकला ही है, मैंने विटामिन डी ले लिया, नहीं मिलेगा। थोड़ी ज्यादा देर के लिए धूप में बैठना पड़ेगा और धूप थोड़ी कड़क होनी चाहिए, ठीक है। तो दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बट विद वन एक्सेप्शन, दैट इज विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन ही ऐसे आ जाएगा कि कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता तो कौन सा है जो होता है? तो विटामिन प्रोड्यूस्ड by our body, that is vitamin D. Okay. अब avitaminosis. Avitaminosis means this is a condition of deficiency of vitamins. अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, that condition is known as avitaminosis. Hyper का मतलब ज्यादा. This is a condition of excess intake of vitamins. अगर हम जरूरत से ज्यादा vitamins ले लेते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। Excess of everything is bad. कुछ भी हो, विटामिन भी ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेंगे, ठीक है। अगर हमारे गम्स ब्लीडिंग गम्स हैं, उनमें से ब्लड जाता है ब्रशिंग के टाइम, या आप कुछ खाते हो, टीवी में बड़ी सारी आप एड्स देखते हो कि वो एप्पल को काटता है दांतों से और एप्पल के ऊपर हल्का हल्का ब्लड लग जाता है, तो दैट इज ड्यू टू ब्लीडिंग गम्स। और ब्लीडिंग गम्स को ठीक करने के लिए क्या लेते हैं? यस, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी ना करना है कि आप एक पूरा वो पत्ता लेके आओ मार्केट से जिसमें एटलीस्ट 20 टैबलेट्स है और 20 टैबलेट्स एक ही टाइम में आप खा जाओ, खराब लगेंगी। दैट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी, योर किडनी। बॉडी के जो भी अंदर मिनरल्स जाएंगे, जो चीजें भी जाएंगी, अल्टीमेटली उसका लोड कहां पड़ने वाला है? आपकी किडनी के ऊपर।
तो पूरी बॉडी एक मशीन है, ये सारे पार्ट थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इतना ज्यादा विटामिन सी आपको नहीं लेना है। तो हाइपर विटामिनोसिस, जब आप एक्सेस में कोई चीज ले लोगे तो वो नुकसान, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, अब अगर आप विटामिन को नॉर्मली क्लासिफाई करो तो मैं इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल तरीके से लूंगी। बेसिकली पहले ऐसे ही करते थे कि इनको क्लासिफाई करो, तो हम देखते थे इनमें से कौन है जो पानी में घुलते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। अब जो पानी में नहीं घुलेगा, लेट अस चेक, इज इट फैट सॉल्युबल? दो ही चीजें होंगी, जो पोलर होंगे वो पानी में घुलेंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो फैट में घुलेंगे। अब डिपेंड करता है विटामिन का स्ट्रक्चर कैसा है। नॉन पोलर चीजें फैट में घुल जाती हैं। ठीक है, कभी नमक को सरसों के तेल में घोल के देखना, नहीं घुलेगा, कोशिश करके देखना। ठीक है, ओके। तो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल, और जो फैट में घुलते हैं दे आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल। तो एग्जांपल देखो, विटामिन B1, B2, B3, B6, सारे का सारा बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड विटामिन सी। उधर देखिए विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर फैट सॉल्युबल। ठीक, अब देखो लिवर सेल्स, जो हमारे लिवर के सेल्स हैं दे आर रिच इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उनके अंदर मैक्सिमम फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा होता है? विटामिन ए एंड डी। ये बच्चे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। लिवर के अंदर कौन से विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं? दैट इज ए एंड डी। ओके, अब एक चीज देखिए, आप जितनी बार पानी पीते हो, आपने पानी पिया तो नॉर्मली 30 मिनट्स और 40 मिनट्स के बाद आपको यूरिनल के लिए जाना चाहिए। अगर आपकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है तो वो जो पानी आपने पिया दैट शुड जो पानी आपने पिया वो बॉडी के अंदर चला जाना चाहिए, किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल दे। क्योंकि पानी का काम क्या है? बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहना, तभी हमें प्यास लगती रहती है। थ्रू यूरिन बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर चले जाते हैं। जितना वेस्ट है थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये तो पानी में घुले हुए होते हैं, किडनी इनको थोड़ी ना रिटेन कर सकती है, तो पानी के साथ, यूरिन के साथ ये भी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। सो दीज आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, दीज आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते रहते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की इनटेक डाइट के अंदर प्रॉपर रहनी चाहिए। विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये आपको ओरली लेते रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने देखा होगा कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, अंदर गर्मी हो जाती है, गर्मी हो जाने का मतलब पानी कम पी रहे हो आप, तो डॉक्टर क्या करता है? बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल दे देता है, बोलता है बीकासोल्स के कैप्सूल खाओ, बीकासोल्स। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, उसकी कमी हुई है बॉडी के अंदर, तभी आपके टंग पे या लिप्स की इनर साइड पे अल्सर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे वाइट। ठीक, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दीज आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी, क्योंकि पानी बॉडी का 70% हिस्सा तो वाटर है ना, तो जो विटामिन फैट में घुलता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। कब तक? जब तक फैट की मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली ना हो। अगर फैट नॉर्मली मेटाबोलाइज हो रहा है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली प्रोसीड कर रही है, देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। लेकिन अगर जैसे कईयों को होता है ना, तला हुआ नहीं खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के बॉडी के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। आपने दोनों कैटेगरीज कर ली। एक हमारे पास विटामिन ऐसा है, विटामिन नाइदर वाटर सॉल्युबल नॉर फैट सॉल्युबल। ढूंढेंगे आप इसका आंसर? चलिए मैं बता देती हूं। दिस इज विटामिन एच
और इसको बोलते हैं बायोटिन। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। अ विटामिन विच इज नाइदर वाटर सॉल्युबल नॉर फैट सॉल्युबल, इसकी किसी के साथ नहीं बनती। दिस इज विटामिन एच, बायोटिन। अब देखिए विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया। ज्यादा हो जाएंगे तब भी नुकसान, कम लेंगे तो उसकी और प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने पहले ए और बी के विटामिन के केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीजेस और ये हमें कहां से मिलते हैं एक टेबल बनाया है। आप देखिए विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल और इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राइट आई विटामिन। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, आपकी बॉडी में ये नहीं आ रहा है, इट लीड्स टू जेरोथैल्मिया, मींस हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आईज का जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और इट इज नाइट ब्लाइंडनेस, अंधराता बोलते हैं जिसको, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसके सोर्सेस कैसे आप इसको रिकवर कर सकते हो? यू कैन टेक कॉड लिवर ऑयल, कैरट्स, लिवर, किडनी, बटर, मिल्क, राइस पॉलिशिंग। इन चीजों में विटामिन ए बहुत ज्यादा रहता है। आजकल तो कैरेट्स का सीजन है तो खूब सारा खाइए और अपनी आईज को हेल्दी रखिए। देन विटामिन B1, इट इज थायामिन, केमिकल नेम इज थायामिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरीबेरी। बेरीबेरी मतलब भूख लगनी बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ, दिस इज बेरीबेरी। एंड डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोर्सेज इसके देखिए, मिल्क, राइस, ईस्ट, नट्स, आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर एंड किडनी। देन विटामिन B2, केमिकल नेम रिबोफ्लाविन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है ग्लॉसिटिस, मतलब जो आपकी टंग है उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, डार्क रेड। देन डर्मेटाइटिस, स्किन के ऊपर खारिश होती है। शेलियोसिस, शेलियोसिस का मतलब कई बार आपने देखा होगा लिप्स पे या यहां कॉर्नर पे कट्स लग जाते हैं, है ना, ऐसे पता ही नहीं चलता कैसे हो गया, वहां पे कट्स लग जाते हैं। फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, दिस इज कॉल्ड शेलियोसिस। और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो आपको क्या खाना चाहिए कि वो ठीक हो जाए? खूब सारे शलगम खाइए, टर्निप्स खाइए, दूध जरूर पीजिए, एग खाइए, यीस्ट से कोई भी रिलेटेड चीज आप खा सकते हो, आपके घरों में बनते हैं वो भटूरू बनते हैं, आप वो खाइए जरूर। देन वेजिटेबल्स, लिवर, किडनी। अब मैं बार बार बोल रही हूँ लिवर और किडनी किसका खाना है? आप जो भी नॉनवेज खाते हो, जो भी बच्चे नॉनवेज खाते हैं, तो आप गोट का, शीप का, पिग का, जो भी आप पसंद करते हो, आप उसका लिवर और किडनी उसको अपनी डाइट में जरूर लें। फुल ऑफ विटामिन, एक नहीं बहुत सारे विटामिन के अंदर आप इनको पढ़ रहे हो। देन विटामिन B3, केमिकली इट इज नोन एज नियासिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। अब पेलेग्रा क्या है? स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, डीकलराइजेशन ऑफ स्किन, रेड हो जाएगी, खारिश होगी, और ये विटामिन बहुत जरूरी है स्किन को हेल्दी रखने के लिए एंड ऑल्सो फॉर मेंटल हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है पेलेग्रा, रैशेज आ जाती हैं, डीकलराइजेशन ऑफ स्किन हो जाती है। तो आपको क्या खाना है इसकी डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए? यू मस्ट टेक मिल्क, फिश, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो भी प्रोडक्ट होंगे, आप दालें खा सकते हो। देन जितने भी हमारे पास फलीदार पौधे हैं, आप मटर खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, तो उससे आप इसको कवर कर सकते हो। मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे हमारे पास रेडिश है, टर्निप्स हैं, देन चिकन एंड होल ग्रेन, जितनी तरह की ग्रेन्स हैं आप सभी को खाइए। विटामिन B6, केमिकली इट इज पायरोडॉक्सिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होती है डर्मेटाइटिस एंड कन्वल्शंस, खारिश हो जाएगी एंड कन्वल्शंस। और इसको रिकवर करने के लिए यू मस्ट टेक यीस्ट, मीट, मिल्क, एग यॉक, एग का येलो पोर्शन, होल सीरियल्स एंड ग्रेन्स। विटामिन B12, जिसको आप B12 भी बोल देते हैं, एक्चुअली इट इज विटामिन B12। दिस इज केमिकली साइनोकोबालामिन, और इसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है? दैट इज कोबाल्ट। ओके, साइनोकोबालामिन, इट कंटेन्स कोबाल्ट। तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस अनीमिया, बहुत बुरी तरह से एनीमिक हो जाते हैं
क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर आरबीसीज की क्वांटिटी कम हो जाती है। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, आपकी टंग और माउथ उस पे स्वेलिंग आ जाती है। इसको कैसे रिकवर करेंगे? इसके सोर्सेस मीट, एग, लिवर ऑफ ऑक्स, शीप, पिग, फिश एंड कर्ड। आप दही खा सकते हो। तो ये थे विटामिन ए एंड आफ्टर विटामिन ए एंड बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए विटामिन सी, केमिकली इट इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, आई एम हैविंग विटामिन सी च्यूबल टैबलेट्स, ये मार्केट में मिल जाती हैं। जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूं ध्यान से देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड आ रहा है पढ़ने में, इसको फोकस करती हूं, सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड के ही सॉल्ट्स हैं, सोडियम एस्कॉर्बेट, राइट। तो मेरा आपको बताने का मतलब कि विटामिन सी ये मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। अभी जैसे कोविड के टाइम में, क्योंकि मैक्सिमम लॉस बॉडी से विटामिन सी का ही होता है, तो तकरीबन आई थिंक हर घर के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो 2 दिन के बाद एक टैबलेट आपको जरूर लेनी चाहिए। बहुत टेस्टी होती है ये, ऑरेंज जैसा फ्लेवर रहता है, राइट। अभी आपने देखा था प्योर विटामिन सी, ठीक है। अभी देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स के साथ विटामिन सी कैप्सूल्स, ठीक है। अब जरा इसका नाम देखने की कोशिश करते हैं, बिकोसूल्स कैप्सूल। मैंने आपको बताया था ना जब विटामिन बी की मैंने बात करी थी कि वाटर सॉल्युबल है, तो बॉडी के अंदर से जितनी बार आप यूरिन जाएंगे ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको जरूर देता है, ठीक है। इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल होता है किसी भी केमिस्ट की दुकान में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी उनकी ना हो तो ऑलमोस्ट वंस इन अ मंथ आपको 4 से 5 विकासोल के कैप्सूल ले लेने चाहिए। बॉडी के अंदर जितनी भी गर्मी रहती है जिसकी वजह से आपके टंग पे या लिप्स के इनर पार्ट पे वो छाले हो सकते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये मेरे पास है कैल्शियम विद विटामिन D3। अभी हम कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं इसके बाद। इसके अंदर देखिए विटामिन D3 टैबलेट्स, और उन लोगों को दी जाती हैं जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। और क्योंकि विटामिन डी इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी व्हेन यू सिट इन सनलाइट, तो अगर आप सनलाइट में नहीं भी हैं और आप दूध भी नहीं पीते हैं जिससे कैल्शियम आपकी बॉडी में जाए, तो डॉक्टर्स फिर इस तरीके से ओरली आपको विटामिन D3 के टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। और कैल्शियम, क्योंकि आप मिल्क नहीं ले रहे हो तो कैल्शियम भी आपको ओरली लेना पड़ेगा। तो दीज आर टैबलेट्स ऑफ बेसिकली कैल्शियम, बट इट इज हैविंग विटामिन D3 along with that. वेल हम बात कर रहे थे विटामिन सी के बारे में। आपने विटामिन सी की टैबलेट्स देखी, च्यूएबल टैबलेट्स देखी। उसके बाद मैंने विटामिन सी का कॉम्बिनेशन बी कॉम्प्लेक्स के साथ आपको दिखाया एंड ऑल्सो टैबलेट्स ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम विद विटामिन डी। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी और इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, ठीक है। डिजीज स्कर्वी, स्कर्वी मींस ब्लीडिंग गम्स। आपने टीवी में बहुत सारी एड्स देखती हैं कि एप्पल को वो बाइट करता है और उसके कॉर्नर्स के ऊपर, एप्पल के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है। तो स्कर्वी की वजह से ब्लीडिंग गम्स, उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लूजनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स नोन एज पायरिया। ड्यूरिंग पायरिया बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है मुंह से, क्योंकि गम्स भी लूज हो जाते हैं, टीथ भी लूज हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ फूड आर्टिकल्स वहां पे फंसे रहते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गम्स ब्लीड ना करें, आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी को इंप्रूव करें एंड यू कैन फोकस ऑन सिट्रस फ्रूट। आजकल सर्दी का मौसम है, मार्केट में ऑरेंजेस आपको खूब सारे मिल जाएंगे, तो आप ऑरेंजेस खाइए, लेमन लीजिए अर्ली मॉर्निंग, आंवला खाइए, टोमेटोज खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। और एक और चीज है जिसको खाते ही मुंह से सी निकलता है, दैट इज ग्रीन चिलीज। उसके अंदर भी विटामिन सी काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। देन विटामिन डी,
केमिकली इट इज नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल। तो इसकी डेफिशिएंसी से हो जाते हैं रिकेट्स। आपने छोटी क्लासेस में एक नंगू पुंगू सा बच्चा देखा जिसकी टांगे ऐसे बाहर को हो रखी होती हैं, तो दैट डेफिशिएंसी डिजीज इज रिकेट्स। डिफॉर्मिटी इन बोन्स, तो जो बोन की डिफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं रिकेट्स। ये प्रॉब्लम आती है बच्चों में, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ बोन्स। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो बड़ों के अंदर भी एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज ऑस्टोमेलेशिया। ऑस्टो वर्ड इट इज रिलेटेड टू बोन्स। ऑस्टोमेलेशिया इट इज अ प्रॉब्लम जिसमें हमारी हड्डियां जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और जॉइंट पेन्स, और ये बड़ों में प्रॉब्लम आती है। इन एडल्ट्स, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनकी बोन्स की ग्रोथ होते रहती है, और जब एक स्टेज पे आके ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, जितनी हाइट अटेन करनी है उतनी हो गई, तो लेटर स्टेज के अंदर ऑलमोस्ट 40+, जब हमारे बोन्स का कैल्शियम जो है वो घुलना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम प्रॉपर नहीं रखते हैं, विटामिन डी प्रॉपर नहीं रखते हैं, दैट लीड्स टू ऑस्टोमेलेशिया। समटाइम्स आप खड़े भी रहेंगे, खड़े खड़े हड्डी टूट जाएगी। ऐसे बहुत से केसेस आपने अपने सराउंडिंग में सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है मिल्क, एग यॉक, कॉड लिवर ऑयल, एक्सपोजर टू सनलाइट, दैट इज मस्ट। अगर आप डायरेक्ट नहीं बैठ सकते हैं तो अपने फेस को थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें और धूप में जरूर बैठें। इसके बाद विटामिन ई, केमिकली इट इज टोकोफेरॉल एंड इट लीड्स टू स्टेरिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज स्टेरिलिटी? इफ अ मेल or female, they are not capable of reproduction, it is called a condition of sterility. It can be cured. अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन ई इट इज इन प्रॉपर अमाउंट, देन इट कैन बी डिफीटेड, और उसके लिए डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए डिफरेंट ऑयल्स हैं, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड व्हीट ग्राम ऑयल। सो deficiency of vitamin E which leads to sterility, it can be recovered. Vitamin K, chemically it is phyloquinone, phyloquinone, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया मीन्स हेमरेज, हेमरेज इन बॉडी, इंटरनल ब्लीडिंग। आपने ब्रेन हेमरेज सुना होगा, और ब्रेन हेमरेज तो बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम होती है एंड almost 99% that leads to death. Hemorrhage condition, hemorrhage कहीं पे भी internal bleeding हो जाए, that is hemorrhage, and increased blood clotting time. अगर किसी को चोट लग जाती है, बचपन से आप लोगों को भी बहुत बार चोट लगी होगी, ब्लीडिंग हुई और उसके बाद अपने आप उसके ऊपर क्लॉट आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, व्हाट विल हैपन, ब्लीडिंग ज्यादा डिले होती रहेगी, ज्यादा देर तक होती रहेगी, क्लॉट नहीं आएगा, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि विटामिन के इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो इसको रिकवर करने के लिए डाइट में ऐड होना चाहिए वेरियस सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। देन विटामिन एच, केमिकली इट इज नोन एज बायोटीन, और आपको पता है दिस इज द ओनली विटामिन विच इज नाइदर वाटर soluble नॉर फैट soluble, ना ये पानी में घुलता है ना ये फैट में घुलता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर्स एंड पैरालिसिस। डर्मेटाइटिस मींस स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएंगी, मोस्टली मेल्स के अंदर इसकी प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ हेयर ज्यादा रहता है और पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। तो विटामिन एच अपनी डाइट में ऐड करना हो तो हमें ऐड करना चाहिए डाइट के अंदर यीस्ट, लिवर, किडनी एंड मिल्क। हमारे घरों में जैसे बरसात के मौसम में खमीर, यीस्ट डालकर खाना बनाया जाता है, आप इस एरिया में ज्यादातर भटूरू बनाए जाते हैं, तो सीजनल चीजें जरूर खानी चाहिए, अपनी डाइट के अंदर यीस्ट वाली आइटम जरूर ऐड करें। देन विटामिन 10 नोन एज Q10, ठीक है, Q10 और Q10, और इसको बोलते हैं केमिकली कोएंजाइम।
ये हमें क्यों चाहिए? बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से लो ऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट और मेनी डिजीजेस, बहुत सी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स। मींस माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, मींस नॉन वेज। तो जितने भी आपने विटामिन्स देखे हैं ऑलमोस्ट नॉन वेज के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप नॉन वेज लेते हैं, चिकन, मीट एटसेट्रा, तो डू हैव, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन्स मिल जाते हैं। अगर आप नॉन वेज नहीं लेते हैं देन अपनी डाइट के अंदर आपको ऐड करना चाहिए मिल्क, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, नट्स। तो इस तरीके से आप एग ले सकते हैं। तो सारे के सारे विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस आपने देखी। डाइट को अगर आप बैलेंस रखते हैं तो किसी भी डेफिशिएंसी को हम डिफीट कर सकते हैं। इस वक्त कोविड का टाइम चला हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ये लगता है कि उसको हो गया, मुझे हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पैनिक ज्यादा है। अदरवाइज इट्स जस्ट अ फ्लू, स्नीजिंग, थोड़ा सा उससे ऊपर चला जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इम्यूनिटी, द बेसिक थिंग इज इम्यूनिटी। तो इसके अंदर बहुत से विटामिन्स ऐसे थे जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। एंड ड्यूरिंग दिस फ्लू टाइम, किसी भी तरह का फ्लू हो, चाहे वो कोविड है, चाहे वो नॉर्मल फ्लू है, कोल्ड हो जाता है, तो विटामिन सी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बॉडी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको लेनी है हॉट बेवरेजेस, गर्म पानी पीजिए, और जो भी चीजें काढ़े में डाली जाती हैं आप जरूर लें, और विटामिन सी खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं, ऑरेंज खाएं, आंवला खाएं। और डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ 4th डे पता चलता है और 4 दिन के बाद जुकाम नॉर्मली ठीक हो जाता है। उसी तरीके से जो कोविड है वो भी 8th डे से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। सो करना सिर्फ इतना है कि जब आप इन्फेक्शन में हैं, क्योंकि नॉर्मल कोल्ड भी तो एक दूसरे को हो जाता है ना, तो बस उतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको छींकें आ रही हैं तो आप दूसरों के पास ना जाएं, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। विटामिन सी की टैबलेट जरूर लें, चाहे 1 हफ्ता खाएं फिर छोड़ दें 1 महीने के लिए, फिर आप 7 डेज के लिए खाएं। तो ऑल्टरनेटिवली आप इन चीजों को लेके अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अपनी डाइट के अंदर हर चीज को ऐड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आजकल सीजन है, आपने अपने किचन गार्डन्स में लगाई होंगी, तो रेडिश है, कैरेट्स हैं, टर्निप्स हैं, तो लीव्स को वेस्ट मत करें, उसको अपने खाने के अंदर ऐड करें। होल ग्रेन आटा जरूर आप लोग घर के अंदर यूज करें, दलिया खाएं। सो इस तरीके से डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन्स दे कैन बी रिकवर्ड। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी लर्नड अबाउट वेरियस हार्मोन्स, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, और उसके बाद हमने बात की अलग अलग विटामिन्स के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में। एग्जाम के अंदर इसमें क्या आता है, विटामिन्स में से क्या पूछ लेंगे? इनका केमिकल नेम, मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल नेम इज आस्क्ड, या फिर मल्टीपल चॉइस के अंदर ऊपर उन्होंने डेफिशिएंसी डिजीज का नाम लिखा है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नीचे 4 विटामिन्स लिख दिए। तो अगर आपके पास ये टेबल बना हुआ है तो आप एक क्विक रिवीजन के साथ इसको तैयार कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही हमने इससे पहले हमने लिखे थे यहाँ विटामिन ए से लेके बी कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। तो वो सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से नोट करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और उसमें बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और ये टेबल कंप्लीट करें।